नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। इस वक्त मैं शिप्रा कृष्णा विस्टा अपार्टमेंट में हूँ। इससे आज से 3 दिन पहले मेरी एक यहाँ पर मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर कुछ यहाँ के निवासियों की कुछ समस्याएं थी, कुछ उनके प्रश्न थे, उनको मैं एक पटल में लाया था। जब मैं पटल में लाया तो जो यहाँ के प्रबंधन थे उन्होंने भी इस चीज़ को नोट किया और उन्होंने मुझे कॉल किया कि दुबे जी आकर आपने एक पक्ष देखा है, दूसरे पक्ष को भी आपको सुनना चाहिए। एकदम सही चीज़ थी और मैं यहाँ पर आया। सबसे पहले मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे कॉल किया और बड़ी शालीनता से बुलाया मुझे। मेरे यहाँ पर कुछ लोगों के जो आपके यहाँ के निवासी हैं उनकी समस्याएँ थीं, उनके कुछ मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। देखिए, अपार्टमेंट के अंदर जो एओए है और स्थानीय निवासी हैं उनके बीच में एक संघर्ष या आप कहते हैं विरोधाभास हमेशा सब जगह लगा रहता है, थोड़ा बहुत सब जगह चलता है। समस्याएं होती हैं, उनमें संवाद होता है और संवाद के बाद ही समाधान होता है। अगर हम संवाद ही नहीं करेंगे, समस्याएं हम गिनाते रहेंगे, संवाद करेंगे नहीं तो समाधान नहीं निकलेगा। तो आज हम उसी संवाद के साथ समाधान करने के लिए आए हुए हैं। संजीव जी, मेरे एक यहाँ पर मुख्य क्वेश्चन है जो स्थानीय निवासियों की प्रॉब्लम है कि जो आप एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं या कोई भी मीटिंग करते हैं यहाँ पर ऑफिशियल, उसकी जो मिनट्स एंड मीटिंग हैं वो स्थानीय लोगों के पास नहीं पहुँच पाते हैं और जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं या फाइनेंशियल दस्तावेज़ हैं वो मंथली बेसिस में उनके पास नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ की कितनी सच्चाई है? सर, ये बिल्कुल सरासर झूठा इल्ज़ाम है, क्योंकि हमने तो जिस दिन से हम आए हैं उस दिन से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमने हर महीने में क्या इनकम आई और क्या एक्सपेंडिचर हुआ इसका हिसाब सब रेजिडेंट्स के पास जाता है। कैसे जाता, क्या है उनका आपके पास? देखिए, जो लोग माई गेट पर रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, सारे रेजिडेंट्स माई गेट पर रजिस्टर्ड हैं, उनको जैसे ही हम वहाँ पे अपलोड करते हैं उनको एक ईमेल चली जाती है। इसके अलावा एक हमारा वन फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें एक अनाउंसमेंट का प्रावधान है, तो उसके अनाउंसमेंट्स में भी हम वो कोई अगर नहीं ईमेल चेक कर कई बार ना ऐप में इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो एक मतलब जितने पुराने वो लोग नहीं देख पाते हैं, हैबिचुअल नहीं होते हैं। उसमें मैं आपको ये बताऊं जाता क्या क्या है। देखिए, हमने नो कैश ट्रांजैक्शंस आते ही इम्प्लीमेंट कर दिया था। और उसके बाद में आप ये लीजिए कि जितने भी बैंक की स्टेटमेंट्स हैं वो जाती हैं कि मतलब पैसा बैंक में आया, और उसके बाद में आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया और कहाँ कहाँ आपके पास अभी आज की डेट में कितना पैसा पड़ा हुआ है अंडर व्हाट मतलब आप एप्लीकेशन के थ्रू सबको जानकारी दे देते हैं और एक आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है कि जो हैबिचुअल नहीं है वो आराम से उसके अंदर देख सकते हैं। 100% ट्रांसपेरेंसी है इसमें कि आपको मंथ ऑन मंथ आपको ये डाटा मिल रहा है। साल का एंड का वेट नहीं करना पड़ा। साल के एंड में बैलेंस शीट बनती है। जी 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 एंड ऑल। यू वांट टू ऐड? मैं संजीव जी की बात पे एक चीज़ आपको ऐड करता हूँ और आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये देखिए, हमारा लेटेस्ट हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट डाला हुआ है मार्च का। RWA का ICICI का अकाउंट है, SDFC का अकाउंट का डिटेल है, मंदिर अकाउंट जो हमें पहले कभी नहीं मिलता था, मंदिर तक का अकाउंट इस पे है, ये विस्टा वन पे है। यही सारे डॉक्यूमेंट हमने अभी अपने माई गेट पे भी अपलोड किए हुए। ये देखिए, सारे अकाउंट अवेलेबल हैं। ये आपको लेटेस्ट दिख रहे हैं, जून की पोस्टिंग। और आपने जो दूसरा बोला कि SGM का MOM, ये आपके सामने है। ये आपको मैं डेटा आपको अभी ये हुई कब थी आपकी और आपने डाली कब है? ये 26 जून को हमने डाली हुई है और हमारी SGM हुई है 15 जून को। आप समझिए सिर्फ 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज। और ये सिर्फ इस बार हम शायद लेट हुए हैं, अदरवाइज हमारा विद इन 5 डेज और विद इन वीक हमारा MOM चला जाता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी SGM का पड़ा है। अगर आप इस विस्टा वन को या माई गेट को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पुराने जितने भी SGM हुए हैं या हर महीने का जो स्टेटमेंट है वो सभी कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यही है कि आपका जो माई गेट ऐप है कब से या सोसाइटी ने उसको चला रही है? सोसाइटी मतलब आपसे पहले का जो प्रबंधन था वो भी चला रहे थे इसको? हाँ जी, माई गेट पहले से चल रहा है। और इसको शुरुआत पिछले AO ने नहीं की, उससे पहले जब बिल्डर चला रहा था, बिल्डर ने कर दी थी शुरुआत। बिल्डर के बाद में जो AOA आई, लेकिन डालना आपने शुरू किया। हाँ, ट्रांसपेरेंसी हमारी ये जो ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट है, पहले तो हमें साल के बाद में बैलेंस शीट में ही पता चलता था और कई बार बैलेंस शीट भी नहीं दिखती थी, बैलेंस शीट भी नहीं मिलती थी और बैलेंस शीट से आप कुछ ज़्यादा मेकआउट भी नहीं कर हो सकते। पाता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके एनेक्शर भी देते हैं आप कई बार
अनेक्शर की ज़रूरत होती है तो अनेक्शर जिसको नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं आप। हाँ जी, पूरा उसमें ट्रांसपेरेंसी। कैश फ्लो का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। हाँ हाँ, ये देखिए आप, ये कितना डिटेल्ड अनेक्सर है। आप देखिए यहाँ एक एक हेडर में क्या क्या खर्चा हुआ और वो खर्चे का क्या क्या डिटेल है, रिमार्क्स के साथ उस पर लिखा हुआ है और किस डेट को हुआ, कितना हुआ, ये पूरा अनेक्सर उस महीने का। और ऐसा अनेक्सर हर महीने हमारा शेयर किया जाता है, और अभी हर महीने। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शायद शिप्रा कृष्णा विस्टा ऐसी पहली सोसाइटी होगी जो हर महीने आपका कैश फ्लो और सारे डिटेल्स शेयर करता है। देखिए ये तो मैं जी बताइए। सोसाइटी में ये इनिशिएटिव हम लोग के आने के बाद से ही हुआ है, जो जुलाई 2023 से हर महीने हर एक कोई भी महीना ईमेल आईडी पे गया हुआ बैंक स्टेटमेंट। मतलब 2.5 साल से आप लोग, 2.5 साल ही हो गए, 2 साल चले मान लीजिए। हाँ देखिए ये एक यूनिक चीज़ है। मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ देख रखी हैं और वहाँ पर मिनट्स इन मीटिंग एओ का रूल है एक्ट के अंदर कि आपने 2 बनाने हैं, एक अपने लिए ऑफिस के लिए रखना है और एक फ्रंट डेस्क में रखना है, कोई भी आकर कभी भी उसको पढ़ ले। और ये भी रूल है कि अकाउंट्स जो हैं उसके भी रजिस्टर आपने टेबल में रखने हैं। लेकिन रूल बने हुए हैं, लेकिन कोई भी प्रबंधन उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करता है। और अगर कोई निवासी वहाँ जाता है मांगने तो प्रबंधन उनके ऊपर चढ़ जाते हैं कि यार आप हमारे पर शक कर रहे हो, तो डर के मारे या झगड़े के कारण कोई जाता ही नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पर यूनिक चीज़ देख रहा हूँ। मेरी सोसाइटी शिप्रा सन सिटी है, वहाँ पर भी ऐसा अभी शुरू नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा इनिशिएटिव शुरू हुआ है हल्का से, लेकिन इतना ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है। मेरा अगला क्वेश्चन है जो वहाँ पर उठाया गया था कैपेक्स के ऊपर है कि जो आपने कैपेक्स लिया उसके अंदर आपने 3 प्रोजेक्ट चलाए पहली बात, और इस चीज़ के बारे में बताया नहीं गया। दूसरा इसी के अंदर क्वेश्चन है, जो कैपेक्स था वो आपको प्रोराटा बेसिस में लेना चाहिए था, जिसका जितना साइज़ है उस हिसाब से, और आपने एक फ्लैट रेट में ले लिया। जहाँ तक आपका पहला प्रश्न है कि कैपेक्स के बारे में बताया नहीं गया, ये बिल्कुल इसके अंदर 3 प्रोजेक्ट करेंगे। हाँ, 3 प्रोजेक्ट करेंगे। ये एसडीएम और एसडीएम की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। इसमें बाकायदा डिस्कस की गई, ना कि सिर्फ ये बताया गया कौन सा प्रोजेक्ट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी ऑप्शंस दी गई। जैसे फॉर एग्जांपल लिफ्ट का वेंडर नंबर 1, वेंडर नंबर 2, यहाँ तक डिस्कस किया गया कि अगर हम कोने से करा रहे हैं जो कि ओरिजिनल लिफ्ट मैन्युफैक्चरर है, तो वो 4-5 करोड़ सिर्फ इसी काम के लेगा आपकी 38 लिफ्ट्स को अपग्रेड कराने के। और अगर वो जनता जनार्दन अप्रूव करती तो हम वो करते। लेकिन जब वहाँ पे सब लोगों ने मिलके यहाँ तक पूछा हमसे कि सर आपने इतना अध्ययन किया हुआ है, आप ही बताइए, तो उस एसडीएम में यहाँ तक डिस्कशन हुआ हमारी एओए क्या सजेस्ट करती है। और आप बिलीव कीजिए इतने बहुमत से वो तो पास हुआ था कि जो हमने ऑप्शंस वहाँ पे बताई वही सब लोगों ने वहाँ पे अप्रूव की। तो ये कहना सरासर गलत है कि वहाँ पे हमने सिर्फ उसको इवैल्यूएशन के लिए किया, नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए था। उसके बाद में देखिए ये एक कम्युनिटी के तहत एसडीएम्स होती हैं, यहाँ तक प्रावधान है कि वहाँ पे ही कोई मैटर डिस्कस होकर क्लोज हो सकता है, बिकॉज ग्रुप आपका छोटा मतलब सा आपने डिस्कस कर लिया था कि 100%। इन प्रोजेक्ट के लिए वीडियो प्रूफिंग है पूरी कि ये पूरा डिस्कस हुआ है, लोगों ने ऑप्शन टिक की हैं। और ये फ्लैट रेट का फिर हाँ, दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ मैं आपके कि फ्लैट रेट और इसके ऊपर देखिए हर चीज़ के पीछे एक रैशनल होता है। अगर आज आप कोई कॉमन एरिया सर्विस या मेंटेन करने जा रहे हैं या अपग्रेड करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या पेंट हाउस इसको ज़्यादा यूज़ करेगा और 3 बेडरूम उसको उससे कम और 2 बेडरूम उससे कम और बाकी के लोग उससे कम यूज़ करेंगे, तो ये आप वहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ना लिफ्ट में कर सकते हैं, ना सीसीटीवी में कर सकते हैं, ना डीजी अपग्रेडेशन में कर सकते हैं। और ये पावर के फ्लैट है कि पर स्क्वायर फीट का चार्ज करना है। ये पावर सेक्शन 18 के तहत यूपी अपार्टमेंट एक्ट में असेसमेंट का पावर आपको एसडीएम को दिया है कि वहाँ के जो ओनर्स हैं वो डिसाइड करें। और
आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। इंदिरापुरम में ही बहुत सारी सोसाइटीज, हमारी सोसाइटी में भी फंड लिया गया था किसी काज के लिए, तो वो फ्लैट ही था, वो फ्लैट था। हाँ। मेरे को किसी और बताया था किसी पर्सन ने कि एक सोसाइटी में पार्क नहीं था, तो उन्होंने पार्क बनाया, उन्होंने फ्लैट रेट पे सब फ्लैट से चार्ज किया, बिकॉज दिस फैसिलिटी इज गोइंग टू बी यूज्ड एनीबडी एंड एवरीबडी, यू कांट डिफरेंशिएट। तो आपको रैशनल देना पड़ता है। पीछे का रैशनल यही है कि यूटिलिटी जो है उसकी वो आप अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये आपका फ्लैट बेस और अप्रूव भी एसडीएम में हुआ है फ्लैट बेस्ड। मेरा अगला क्वेश्चन है जो संजीव जी ने बताया है, मैंने देखो आपको यही वही ग्रुप है, उसी ग्रुप के मैंने डॉक्यूमेंट अभी सर्च किया, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट यहीं पड़े हुए हैं। इसमें देखिए क्रमवार लिखा हुआ है कि कौन कौन से इनिशिएटिव हैं, उन इनिशिएटिव की क्या कॉस्ट हैं, कौन से ऑप्शंस हैं, चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे वो आपका डीजी हो, चाहे वो आपका सीसीटीवी हो। उसके बाद उनका क्या एक्सपेंडिचर आएगा अगर हम एक ऑप्शन पे जाएंगे या दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद रेजिडेंट ने उसके बेसिस पे ही यहाँ पे डिसीज़न लिया कि ये हमें कौन से ऑप्शन पे जाना है। यहीं पे देखिए आप इसी डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि हमारा ये जो है पर फ्लैट बेसिस पे आएगा, जो भी हम खर्चा इस पे अप्रूव होगा। अगर आप हमारा रेजोल्यूशन देखेंगे तो उस रेजोल्यूशन में ये चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि हमारा जो भी खर्चा आएगा वो पर फ्लैट कॉस्ट के बेसिस पे आएगा। ब्लैंक इसलिए रखा हुआ था क्योंकि ऑप्शंस नहीं पता आपको। तो ये जो भी रेजिडेंट डिसीजन लेंगे उस पे ये उसी एसडीएम में हमने ये रखा है कि इस तरह की ये फैसिलिटी हैं जो कि इस तरह के नेचर है कि वो ऐसा नहीं है कि जो बड़े घर में रह रहा है वो ज़्यादा यूज करेगा, छोटे घर में रहेगा। अब अगर मैं डीजी की बात करूं या फिर सीसीटीवी की बात करूं, सीसीटीवी ऐसा नहीं है कि ये बड़े घर का आदमी है तो इसके ऊपर ज़्यादा निगरानी रखूंगा, ये छोटे घर का व्यक्ति है, छोटे यूनिट का व्यक्ति है तो इस पर कम निगरानी रखूंगा। वो तो सबके लिए बराबर है, सारे रेजिडेंट। यही डीजी की बात है, ऐसा नहीं कि वो उसके लिए ज़्यादा चलेगा, उसके लिए कम चलेगा। यही कंडीशन हमारी लिफ्ट की भी है। ऐसा अगर हम इस रेशियो में जाएंगे तो कोई व्यक्ति ये भी बोल सकता है कि मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, मैं तो लिफ्ट यूज नहीं करूंगा, मुझसे पैसे मत लीजिए, या मैं कम यूज करूंगा। और एक चीज और मैं आपको तो ये इसलिए ये सारे डिस्कशन हमारे वहीं पे हुए, सारे रेजिडेंट ने इस चीज़ को माना। और ये अगर आप इसका वोटिंग रिजल्ट देखेंगे जो कि इसी ग्रुप में पड़ा हुआ है, वोटिंग रिजल्ट वो देखिए, कुछ लोगों को छोड़ करके वो ये पूरी भारी बहुमत से इस चीज़ को पास किया गया एसडीएम में। एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि कई बार कम्युनिटी में आपका प्रेसिडेंट जो होता है ना बैकग्राउंड का, वो भी देखा जाता है। तो अगर आप हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट देखें पीछे, तो क्लब हाउस बिल्डर ने नहीं बनाया, क्लब हाउस टेक्निकली बिल्डर ने बनाना चाहिए था, बिल्डर ने बनाया नहीं। तो एक जो पिछली एओ है उससे पिछली एओ ने इनिशिएटिव लिया था और उन्होंने वॉलंटरी बेस के ऊपर 35,000 रुपया सबसे इकट्ठा किया, फिर शायद उसको रिड्यूस करके 25,000 कर दिया था। जब बाद में जो हमसे पिछली एओ आई 2016 में आई तो उन्होंने इसको 12,500 रुपया करके सबके ऊपर फ्लैट कर दिया कि सब कंट्रीब्यूट करेंगे। वो फ्लैट हुआ, बिल्कुल, वो तो पर स्क्वायर फीट नहीं हुआ। उसके बाद में कहीं पे जाके वाटर का कोई इशू बना तो वो वाटर का इशू भी फ्लैट रेट के ऊपर 500 रुपीज़ सबसे चार्ज कर लिया गया। तो हमारे यहाँ पे तो एक प्रेसिडेंट भी है कि यार कोई खर्चा आए तो उसे आप फ्लैट बेस के ऊपर। और मैं आपको संजीव जी बताऊं कि अगर आप अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी देखें तो उसके अंदर हर चीज़ ए प्रोराटा बेसिस में नहीं होती। एब्सोल्युटली, ठीक है ना, हर कई चीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है। अगर कहीं पर कैंटीन है तो वहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से होती है। तो काफ़ी चीज़ें एक ही उसमें हम तोलें तो मैं जानता हूं कि एक बेस नहीं होता, डिफरेंट बेस इसके होता है। इसके बाद में हमने एक प्रपोजल भी रखा है, ऐसा नहीं कि हर प्रपोजल के लिए हमने फ्लैट बेस ही चुना है। इसके बाद में हमने एक प्रपोजल रखा था, वो प्रपोजल में हमने प्रपोज किया था कि क्योंकि वो पेंट और उससे रिलेटेड प्रपोजल था और उसमें आप बता सकते हैं कि यार
जो पेंट हाउस है उसके पास एरिया ज़्यादा है, बिल्कुल एरिया ज़्यादा है जहाँ पे आप इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। हाँ। और ये स्पिरिट आने वाले टाइम पे आप देखेंगे रेरा में जो ये स्पिरिट है कहीं ना कहीं मेंशन्ड है। बिल्कुल, आपका एक वर्ड बड़ा अच्छा लगा मुझे, एस्टेब्लिश्ड करना। जहाँ पर हम डिसाइड कर पा रहे हैं वहाँ तो पुराटा बेसिस हो सकता है, जहाँ पर हम डिसाइड कर ही नहीं सह रहे कि कौन कितनी किस प्रपोर्शन से यूज़ करेगा, वो बड़ा कॉमन से, जैसे आपने बोला सीसीटीवी हो गया या कोई भी चीज़ और फैसिलिटी होगी, उसको हम प्रोराटा बेसिस में नहीं रख सकते। मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि जो आपने यहाँ पर रेस्टोरेंट खोल रखा है, तो आपने ये अपने मीटिंग में बोला था कि हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ कहते हैं वेन्यूज़ लाएंगे, तो आप रेस्टोरेंट ले आए, और रेस्टोरेंट ले आए अगर, तो आपने इस चीज़ को डिस्कस क्यों नहीं किया? आपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए बोला, जो उसके अंदर एलिमेंट लाए उसको भी डिस्कस करना चाहिए। जैसे लोग को लगता है, लोग अगर हम कहते हैं वो हम पहले ही मना कर देते। दूसरा मेरा इसी के अंदर क्वेश्चन है कि जब आप रेस्टोरेंट लाए तो यहाँ पर 2 पोलिंग हुई थी, एक आपके ग्रुप की पोलिंग थी, एक उनके ग्रुप की पोलिंग थी, और वहाँ पर सबने यही उकरा कि हमें रेस्टोरेंट नहीं चाहिए। ये कहाँ तक सच है ये? सर देखिए, जहाँ तक इसकी शुरुआत की मैं बात करूं, जब हम लोगों ने 2023 में जब हम आए, तो हालात इतने बदतर थे कि आप फाइनेंशियली उसे स्टेबलाइज कर पाना नामुमकिन था। आपके पास बाकी चीज़ों के साथ साथ 47 लाख का आपको पब्लिक को जो क्रेडिट दे दिया गया था, वो भी एक प्रॉब्लम आप साथ में डील कर रहे थे। खैर, लेकिन क्रेडिट दे दिया था किस चीज़ का मैं समझा नहीं। मतलब जो पिछली ये थी, उन्होंने एक पार्टिंग गिफ्ट के तौर पे 47 लाख रुपया पब्लिक को वापस कर दिया बिना किसी एसजीएम के कि हमारी तरफ से ये पार्टिंग गिफ्ट बोनस हो गया आपका, जो हमने आपसे पेनल्टी ली या कभी कुछ लिया, जो भी उन्होंने 1-2 रीजनिंग दिए, वो पास नहीं किया था। वो भी नॉट एट ऑल। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अच्छा, जिस दिन वो कर नहीं सकते थे, हाँ, उसके अलावा फाइनेंशियल एक्टिविटी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कोई कर ही नहीं सकते, मेजर डिसीजन ले ही नहीं सकते आप, बिल्कुल नहीं ले सकते। आचार संहिता जिसको नॉर्मली बोलते हैं वो लागू हो चुकी होती है। आप बिना सोचे रिजल्ट इधर डिक्लेयर होने वाला गए, या शायद हो भी गया था, उसके बाद मैसेज आया, होने के बाद ये कैसे हुआ? नहीं संजय जी, मैं थोड़ा सा करूँगा। जैसे ज्ञान जी ने बोला, क्या कहते हैं कि उन्होंने डिसीजन ले लिया और आपकी मैनेजमेंट आ गई थी, तो उसको तो आप रोक सकते थे। आप नहीं, हमारी बोर्ड मीटिंग अगले दिन हुई थी, इलेक्शन 5-6 बजे अनाउंस हुआ, 5-6 बजे हुआ, और ये 7 बजे का मतलब उन्होंने रिलीज कर दिया, फंड रिलीज कर दिया। इलेक्शन होते ही हुए कोई हर एक लोग 1 मिनट में कोई हर एक चीज का कंट्रोल नहीं, बिल्कुल जब बोर्ड टाइम आने में, हैंड ओवर होने में टाइम लगता है, उससे पहले उन्होंने काम कर दिया। तो हैंड ओवर हो गया सर, बताइए। हैंड ओवर तो आज तक नहीं हुआ। अच्छा बोल रहे हैं तो हैंड ओवर आज तक नहीं हुआ। अब क्या है, जब अगस्त में मीटिंग हुई तो हमने रेवेन्यू जनरेशन के ऑप्शंस दिए। उस समय ये था कि 1.5 करोड़ की आउटस्टैंडिंग थी और बैंक में 1 लाख का बैलेंस था, जिस समय हमने 1 जुलाई से हम लोग देख रहे थे। तो 1 लाख के बैलेंस और बैंक आउटस्टैंडिंग था कि डेफिसिट चल रहा था? आउटस्टैंडिंग 1.5 करोड़, लेनदारी 1.5 करोड़, देनदारी 1 करोड़, देनदारी 1 करोड़ और बैंक बैलेंस 1 लाख रुपया। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि इनकम कैसे जनरेट करना है, तो उसी मध्य रिजोल्यूशन पास हुआ। अब ये नहीं होता कि उसी समय हम सारा अपॉर्चुनिटी 10 दिन के अंदर एक्सप्लोर कर लिए। आप हमें पहला बार तो अकाउंट्स के टैली डेटा 6 अगस्त को मिला और हम 15 अगस्त को मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी क्या होता है कि कोई भी एवेन्यू देखना तो आप रिसर्च करेंगे कि क्या रेजिडेंट के लिए फिजिबल है, किस चीज़ को लाया जा सकता है, और मतलब कौन आना चाहता है। 950 फ्लैट के लिए ही वो कोई भी बिजनेस करेगा, वहीं से उसको अर्न करना, वहीं को रेंट भी देना। तो हर एक लोगों के बस का नहीं है कि अंदर में बिल्कुल एस्टैब्लिश कर सकते, बना सके। एक चीज़ मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूंगा। जैसे जैसे एक्सप्लोर हुआ, एक एक्टिविटी, ग्रोसरी शॉप हुआ, सैलून हुआ, एक्सप्लोर्ड उस समय कोई जानता भी नहीं था, आसपास के सोसाइटी में कहीं नहीं था, तो एक्सप्लोर्ड भी एक अपॉर्चुनिटी मिला। अब इधर रेस्टोरेंट मिला, तो उनका ये हमने विजिट भी की बाकी सोसाइटीज़। आज की डेट में आप रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट कोई
आउट ऑफ द वर्ल्ड फैसिलिटी नहीं है कि ये बहुत नई चीज़, हमने यूनिक चीज़ यहाँ पे कर दी, ऐसा नहीं है। आप बगल की सोसाइटी सृष्टि में चले जाएं, आपको रेस्टोरेंट मिलता है। आप उससे आगे 2 सोसाइटीज़ में चले जाएं, विटसेंट में चले जाएं, आपको रेस्टोरेंट एक बेसिक फैसिलिटी है। में आपको बैंक्वेट हॉल मिलेगा। हाँ, बैंक्वेट हॉल मिलेगा, स्कूल है अंदर। तो ये सारे प्रावधान जो हैं वो बिल्डर ने किए हुए थे, लेकिन बिल्डर के साथ जो हमारी पुरानी एओ थी वो इतनी एंटेंगलमेंट में आ गई थी कि बिल्डर ने कुछ भी किया नहीं। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप पैसा रेजिडेंट से लेके बनाओ, जो कि क्लब हाउस बना हमारा, रेजिडेंट से पैसा लेके बनाओ। अब दूसरी चीज़ है, अब रेस्टोरेंट अगर बनाना है तो रेस्टोरेंट का पैसा दो, सारे रेजिडेंट्स के ऊपर डालो, आप बनाओ। या आप किसी को पकड़ के लाओ, उससे किराया भी लो, उससे इन्वेस्टमेंट भी कराओ और आप फैसिलिटी भी दो। तो हमें तो ये वाला ऑप्शन जो है बहुत अच्छा लगा। एक्सप्लोड का आपने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, वो प्लेटफॉर्म का कोई यूज नहीं। आज जहाँ पे रेस्टोरेंट खुल रहा है उसका कोई 10 साल से कोई यूज नहीं है। उस प्रेमाइसेस का यूज ही कुछ नहीं था, इट वाज यूज्ड एज स्टोर। मतलब ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं वहां पर आपके निवासी आते थे, बैठते थे, उठते थे, कुछ नहीं, एकदम। सर, जो कन्वीनियंस स्टोर से आज हम लोग जैसे ग्रोसरी स्टोर आप बोलते हैं, हर आपको उसमें मिल जाता है। टेंडर करने के बाद में हमें उसका 30,500 किराया मिला, क्योंकि उनका कहना था कि जो क्लब हाउस है वहां पर हम स्थानीय लोग जाते हैं, बैठते हैं, उठते बैठते हैं, हमारा नहीं, वहां पे नहीं है इनका। मैं आपको बताऊं, आपके जहां पे सेकंड फ्लोर पे ये खुल रहा है, तो वो उस फ्लोर के ऊपर तो स्टोर बना हुआ था, कोई आवाजाही भी नहीं कंडेम था, मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो उसको नीट एंड क्लीन करवा के आज कोई वहाँ पे पूरा अपना पैसा लगा के रेस्टोरेंट खड़ा कर रहा है। आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि सिर्फ 950 फ्लैट के ऊपर रेवेन्यू आ जाना, वो किसी को आप परसुएड करोगे, कोई कन्विंस होगा तभी वो आता है। आज की डेट में आपके पास सैलून है, बूढ़े लोग सैलून यूज़ कर रहे हैं, आपके पास ग्रोसरी स्टोर है, वो आपको किराया दे रहा है। ये वही ग्रोसरी स्टोर है जिस पे पुराने वेंडर से आपने 40 महीने तक कोई किराया नहीं लिया गया था। ये आपने तो उन्होंने ये बोला कि क्या कहते हैं, वो उस टाइम में आया था जब कोविड चल रहा था, ठीक है ना। और मैं फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन करूँगा कि कोविड के टाइम में आप उन वेंडर को लाए थे, कोरोना वो किराना स्टोर को, और आपने कितने महीने बोला आपने? 40 महीने से 40 महीने तक अगर हम उनसे रेंट ना लें, देखिए उस टाइम में कोई बिजनेस नहीं चल रहा था सिवाय किराना के, मेडिकल के, हॉस्पिटल, मतलब यही चीज़ थी। और आप ये नहीं कह सकते कि उनका बिजनेस सफ़र कर रहा था, सिर्फ उन्हीं का बिजनेस चल रहा था। तो ये बड़ी मुझे थोड़ी सी अजीब सी बात लगी कि उनसे आपने रेंट, मतलब लोग, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि लोगों ने अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर लिया। एक ज्वेलर्स थे, बट एक उसमें आया था, उसमें भी आ रहा था न्यूज़ में इसमें, कि एक ज्वेलर्स थे, उन्होंने अपने सब्जी की दुकान खोल ली थी कि भैया बहुत, मेरे को बहुत प्रैक्टिकल लगा, ज्वेलरी वाले कितना प्रैक्टिकल हो गए कि सब्जी की दुकान खोल ली उन्होंने। तो 40 महीने तक रेंट ना लेना काफ़ी ये अजीब सी चीज़ है। क्यों नहीं लिया दूसरी पार्टी ने, ये सोचने का विषय ज़रूर बनता है। अच्छा, हाँ बता दीजिए। मैं आपको सर बताना चाहूँगा, जैसा सर ने बताया, जैसा आप रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, रेस्टोरेंट्स का जो रेजोल्यूशन पास, रेवेन्यू जनरेशन का जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, उस पर ये चीज़ बहुत ही क्लियर मेंशन है। वही ये मैं उसी आपको ग्रुप से डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इस पे क्लियर मेंशन है कि जो भी हम वेन्यू या जो भी वेंचर हम लुकआउट करेंगे, वो सारे वेंचर रेजिडेंट को ही सर्व करेंगे। दैट मीन्स ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए ही हैं, जितने भी वेंचर हैं। दूसरा, मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ रखा है, उसके अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था मुझे, रेजिडेंट के लिए। और दूसरा, हमारे सभी रेजिडेंट को ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी रेवेन्यू जनरेशन का वेंचर है, उसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, आपको वो फैसिलिटी इन हाउस मिल जा रही है, आप कभी भी किसी समय जाकर के, जो भी उसका सेट टाइम है, वहाँ जाकर के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो यहाँ नहीं होगी तो आपको बाहर जाके इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल। लमसम पैसा जो होता है, हो सकता है कि यहाँ पे कम ले रहा हो, बाहर आपको थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ बराबर ही ले रहा हो। अब वो जो पैसा आप दे रहे हैं उस व्यक्ति को, वेंचर को, वो पैसे का कुछ हिस्सा वो रेंट के रूप में हमें वापस कर रहा है। वो हम कहाँ लगा रहे हैं? वो हम आपके कैंप से रिड्यूस कर दे रहे हैं। दैट मीन्स इन अ वे आप जो सर्विस अवेल कर रहे हो, वो सर्विस आपको बदले में आपको रिडक्शन दे रही है आपके कैंप में। तो एक तरह से 2 फायदे हो गए। आपको ये डिस्काउंट
बिना कुछ किए हुए, जो लोग नहीं भी यूज करें उनको भी वो डिस्काउंट मिल रहा है। तो रेजिडेंट के लिए डबल फायदा है, एक तो फैसिलिटी इन हाउस है, दूसरा आपके लिए वो रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है वो आपके कैम में रिडक्शन ला रहा है। यहाँ पर भी स्थानीय निवासी कह रहे हैं, मतलब जो वहाँ पर मौजूद थे उनका कहना था कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि जहाँ पर आपका रेस्टोरेंट बना हुआ है वहाँ पर लोग, और नीचे आपका क्या कहते हैं, एक तो स्विमिंग पूल है, वहाँ पर लेडीज़ होंगी, वहाँ पर स्विमिंग कर रही होंगी, तो उनकी प्राइवेसी के ऊपर वो हमला है। और दूसरा क्या है, अगर उस जगह से खड़े हो जाएँ तो आपको पूरा क्या कहते हैं, पूरा टाउन दिखता है आपका शिप्रा कृष्णा विस्टा, तो वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट उन्होंने बोला। नहीं, ये बहुत ही एक तरह से मैं बोलूँगा गलत सोच है या गलत तरीका नज़रिया है देखने का। आप अगर किसी भी पॉश कॉलोनी में जाएंगे या कहीं अच्छी जगह जो भी नई फैसिलिटीज़ बन रही हैं, आप देखेंगे रेस्टोरेंट हुआ, कैफ़े हुआ, स्विमिंग पूल हुआ, जिम हुआ, ये हमेशा आसपास ही होते हैं जनरली। ठीक है। दूसरा, हम किसको बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है, कौन इसे यूज़ करने आने वाला है? हमारे खुद के रेजिडेंट, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे माता, हमारे पिता, यही लोग वहाँ आएंगे। प्रशांत जी, उन्होंने क्या बोला कि जो यहाँ के एम्प्लॉई हैं वो थोड़े दिनों यहाँ पर भी रहने लग जाएंगे, घर तो जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ है यहाँ पर रहेंगे वो, तो वो जो एम्प्लॉई हैं उसमें से अगर एक भी खतरे वाला, एक भी अगर गलत निकल जाए तो उसका मिसयूज़ कर सकता है। नहीं सर, ये सोचने का तरीका है। पहली बात तो ये कि कोई भी एम्प्लॉई, अभी जितनी भी फैसिलिटी हैं वो यहाँ कोई भी एम्प्लॉई नहीं रहता है, ठीक है। हाँ। दूसरा, आप ये वो मॉर्निंग में आते हैं, इवनिंग में सारे चले जाते हैं, वो सारे रजिस्टर्ड है माई गेट पे, कब आया कब गया ये सारा हमारा रजिस्टर रहता है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि वो एम्प्लॉय खतरा हो सकते हैं, क्या हमारी सोसाइटी में कैंट की तरह कोई भी आने के लिए अलाउड नहीं है? हमारे सोसाइटी में दिन में कम से कम कुछ नहीं तो 150-200 से ज़्यादा के डिलीवरी बॉय आते हैं और वो जाते हैं, ठीक है, सभी की एंट्री होती है, सभी चले जाते हैं। दूसरा, आप इस तरह के जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो आप देखिए, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो किन लोगों से आ रहे हैं? वो मोस्टली उन लोगों से आ रहे हैं जिन्होंने क्लाउड किचन खोल के रखा हुआ है। आप इस चीज़ को देखिए, अगर आप इस ग्रुप में देखेंगे या वैसे डिस्कशन देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने या तो पार्टनरशिप में खोल रखा है या किसी की जान पहचान, मतलब यहाँ टिफिन सर्विसेज टाइप, जिसको आप क्लाउड किचन, है ना, क्लाउड किचन, टिफिन सर्विसेज। और वो किसे कैटर कर रहे हैं? वो रेजिडेंट को कैटर नहीं कर रहे हैं। अच्छा। उनके लिए बाहर से डिलीवरी बॉय आ रहा है, उनके यहाँ से लेकर के और बाहर डिलीवर कर रहा है। क्या वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? हमें ये सोचना चाहिए। दूसरा, उन लोगों को क्यों परेशानी है? क्योंकि हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो कि कंपटीशन आएगा तो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है। बिल्कुल। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू, जैसे बोले कि लोग बोले हैं वहाँ से खड़े होकर के पूरा विस्टा दिखता है, ऐसे तो आप हमारे ग्राउंड पे चले जाइए, वहाँ से हमें सारे ब्लॉक दिखते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी वेंडर हैं जो कैटर कर रहे हैं, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो तो छत पे भी जाते हैं, वो बाकी सारी पाइप भी करें। व्यू तो कहीं से भी कोई भी खड़ा हो जाए, रेजिडेंट हो जाए, तो हमारा ये हमारा ना तो कैंट एरिया है, पार्क फेसिंग है, वहाँ से सब हाँ कुछ मैं यहाँ पर मैंने देखा है कि स्विमिंग पूल तो बड़ा आम दिख रहा है, किसी ने हर एक टावर से दिखता है। दूसरा, अगर किसी ने मिसयूज करना है, जूम कैमरा लगा लिया, वहां से कर सकता है, कहीं कुछ भी कर सकता है। नहीं, लेकिन हमें ट्रस्ट रखना चाहिए अपने रेजिडेंट से, और हम इस बॉडी का ये बहुत ही मानना है कि हमारे सारे भाई बंधु हैं, हमारे अंकल आंटी हैं, माता पिता हैं, तो ऐसा सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। सभ्य जगह पे, सभ्य सोसाइटी में इस तरह से अगर मैं बोलूँगा तो स्विमिंग पूल में सभी लोग साथ में जा रहे हैं, सभी लोग स्विमिंग पूल साथ में। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर मैं स्विमिंग पूल में हूं तो मैं अच्छा हूं, लेकिन अगर मैं स्विमिंग पूल से ऊपर उठ के रेस्टोरेंट में बैठ गया तो मैं गलत हो गया? ये सोचने का नज़रिया है, हमें अच्छा सोचना चाहिए। और हमारे उन्होंने एक्सप्लोर के लिए बोला कि एक्सप्लोर में बाहर से आ रहे हैं खेलने के लिए, ये भी गलत। एक्सप्लोर भी, ये भी बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि एक्सप्लोर में भी देखिए, आज आप चाहे रेस्टोरेंट हो, सैलून हो या एक्सप्लोर हो, अगर आप गेस्ट हैं और आप किसी के गेस्ट होने चाहिए तभी आप आ सकते हैं। रेस्टोरेंट में आप ऐसे इंडिविजुअल एंट्री नहीं ले सकते। अभी तो वो मतलब जब आप आएंगे तो आपके साथ में जो रेजिडेंट है वो होना चाहिए, या रेजिडेंट ही अप्रूव करके देगा आपको। अच्छा। रेजिडेंट नहीं आपको अप्रूव किया है। होता क्या है कि एक्सप्लोर्ड एक बच्चों की खेलने का है। तो मैं आज शिप्रा कृष्णा विस्टा में रह रहा हूँ, मेरा दोस्त शिप्रा सन सिटी में रह रहा है, तो मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ, यार तो आज मेरे पास शाम को मेरे पास खेलने आ जा। बिल्कुल। तो मैं उसका अप्रूवल देता हूँ, वो आके मेरे साथ खेल लेता है। बॉक्स की बुकिंग होती है इनके,
तो बॉक्स की बुकिंग होती है। हाँ, कभी कभार इनके मैचेस जरूर होते हैं। हाँ, हाँ। तो जैसे अब आप मान लीजिए आपके पास आज शिप्रा कृष्णा विस्टा वर्सेस शिप्रा सन सिटी हो जाए, बिल्कुल, तो वो सारे लोग तो बाहर से आएंगे ही। बिल्कुल सही। तो जब मैचेस होते हैं वो एक अलग से उसको देखा जा सकता है। उनका ये कहना है कि जो आपने वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, जो एक्सप्लोर के एम्प्लॉय, उनको आपने एक्सेस दे रखा है माई गेट का, तो वो किसी को भी आप किसी को ही बुला लेंगे कल को, फिर आप कैसे उसको वो किसी को नहीं बुला सकते। ये गलत बात है। माई गेट पर जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी हमारे वेंडर हैं, वो एज ए वेंडर रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जितनी मेड आती हैं, जितने ड्राइवर आते हैं, जितने भी हमारे कुक आते हैं, जितने भी वेंडर हमारे जितने भी, वो एज ए वेंडर बुक हैं और उनको एक एंट्री मिलती है। वो सिर्फ एज ए वेंडर आते हैं और एज ए वेंडर जाते हैं। उससे हमें ट्रैक रहता है कि उनकी अटेंडेंस वो कब आए और कब गए, रेदर देन वो सिर्फ माई गेट पे कितना एक्सेस कर सकते हैं कि वो देख सकते हैं कि मेरी प्रेजेंस कितनी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको महीने में सर्व करने आ रहा है, अगर आपका मिल्क मैन आ रहा है, तो आप उसी से पता कर सकते हैं कि वो कितने दिन हमारे घर पे आया मिल्क देने। सेम वे एक्सप्लोर्ड का एम्प्लॉय आएगा, वो देख सकता है कि कितने दिन यहाँ तक आया। उनके पास हमारा जो माई गेट का उनका एक्सेस है वो इसलिए है कि उनकी अपनी एंट्री जो है वो सुविधाजनक हो पाए। ठीक है भाई, कल को अगर आप ऑथोराइज नहीं हो, हर बार तो उनके आगे के एम्प्लॉयज हैं, और कल को अगर कोई उनको कारीगर बुलाना है बाहर से कोई चीज ठीक करने के लिए, तो वो किसी को एक्सेस दे पाए, इजीली हो जाए, वेट ना करना पड़े परमिशन का। एंड दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो माई गेट पे अप्रूवल देता है, चाहे वो रेजिडेंट दे रहा है, गेस्ट का अप्रूवल दे रहा है, उसकी जिम्मेवारी है। अगर माई गेट पे अप्रूवल एक्सप्लोर दे रहा है, कोई कारीगर आ रहा है, तो वो कारीगर की पूरी जिम्मेवारी वो लेता है। अच्छा संजय जी, मेरा एक क्वेश्चन और है। अब उनके सामान भी आते हैं, ग्रोसरी वाले, हाँ बिल्कुल, दूध ब्रेड, तो उनके पास अगर एक्सेस नहीं रहेगा, वो अप्रूवल बिल्कुल एक्सेस नहीं रहेगा, वो आपके पास आएगा, आप कहाँ काम में काम नहीं, तो काफी डिले हो जाती है चीजें। कस्टमर को डील करेंगे या मैं समझ गया, डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाती है, कई बार आप अवेलेबल नहीं है वो गेट में। ऐसा नहीं कि वो किसी को भी अंदर बाहर से, वो लिमिटेड एक्सेस है। मेरे को एक क्वेश्चन याद आया कि आपने बोला आप जीरो कैश में काम करते हैं, नो कैश इज एक्सेप्टेड, लेकिन जो कबाड़ी वाले हैं, जितनी भी यहाँ पर सोसाइटी हैं, कबाड़ी वाले से कैश लेती हैं वो, क्योंकि कबाड़ी के पास खूब कैश पड़ा होता है, कभी भी आप जब डिमांड करेंगे मिल जाएगा। तो वो कबाड़ी वाले को कैसे डील करते हैं आप? हम लोग कबाड़ी वाले से भी अकाउंट में ही पैसे लेते हैं। अकाउंट टू अकाउंट ही आता है, कैश में किसी से भी पैसा नहीं लिया जाता है। अच्छा, कबाड़ी वाले का मैं एक थोड़ा सा करूँगा, ये मेरी सभी अपनी सोसाइटी से भी शिकायत है और उसके ऊपर मैं एक वीडियो ला रहा हूँ मैं, तो आज बात चली तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ मैं। आप अखबार क्या रेट वो कबाड़ी वाला लेता है आपसे? अखबार 15 रुपये लेता होगा, 14 या क्या है। सो इसमें मैं आपको बता देता हूँ सर, कबाड़ी वाला देखिए, तेल तो उन्हीं तेलों में से निकलता है, ठीक है, मैं आपको बिजनेस का ये फैक्ट है। अगर आज आपको कोई डोर टू डोर सर्विस दे रहा है, तो वो अपना 1-2 रुपया मार्जिन रख के ही आपको सर्विस नहीं, मेरा संजय जी ये क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या है, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो कबाड़ी के केस में एक्सप्लॉइट करती हैं, क्या कहते हैं, शोषण करती हैं अपने निवासियों का। कैसे करती बताया तो मैं आपको, 7 से 8 लाख रुपए कबाड़ी वाले से ले लेते हैं। कबाड़ी वाला क्या करता है, इसमें मुझे आपसे चाहिए होगा आंसर। कबाड़ी वाला क्या करता है, आपको 7 या 8 लाख लमसम दे देता है वो, और उसके बाद जो 15 रुपये मार्केट में 15 रुपये किलो अखबार मैंने एग्जांपल लिया है, जो न्यूज़पेपर आपका क्या कहते हैं रद्दी 15 रुपये किलो चल रही होती है, वो 12 रुपये किलो आपसे लेता है। 3 रुपये का दंड यहाँ पर निवासियों को पड़ता है, ठीक है ना। और वो सोसाइटी के पास जा रहा। अब आगे बात करता हूँ मैं, उसी 12 रुपये में वो 40% टाका मारता है, वो मारता है 40% 50%, तो 4 रुपये करीब 4 या 5 पे वहाँ से दंड लग जाता है। मतलब 3 और 4 7 रुपये का दंड लग गया उसको। मतलब 12 रुपये के बाद भी आप 12 रुपये का 40% कितना, 1248 5 पे मान लूँ मैं, तो आपको वो अखबार या निवासी को 7 रुपये पड़ता है। ये ना मेरी समस्या है, ये जो है ये क्वेश्चन सभी सोसाइटी से ली है। ये हालांकि आप वहाँ पर नीचे नहीं पूछा गया था, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ एज ए स्थानीय निवासी होकर कि 15 रुपये की चीज़ 3 रुपये दंड मेरे को वहाँ लगा, 12 के बाद 5 रुपये का दंड और लगा 7 रुपये। तो आप देखा जाए तो पब्लिक से नहीं ले रहे वो पैसा। नहीं, अब मैं इसको आपको जवाब दे रहा हूँ, शायद मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका ऑफसेट कर सकूँ। क्रमवार से आपको मैं बताता हूँ।
पहला तो जो आपने पहले पूछा कैश वाला, कबाड़ी वाले के पास वो तो क्लियर हो, ठीक है, लेकिन हमने कैश नहीं लेते। हमने बहुत क्लियर किया है, जो भी कबाड़ी वाला हमारे पास आता है, और कबाड़ी वाला ऐसा नहीं कि एक बार कबाड़ी वाला कर दिया तो 2 साल से चल रहा है। हमने 2 साल में 3 कबाड़ी वाले, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली उसको रेट रिवाइज करते रहते हैं, या कबाड़ी वाले को हम ऑक्शन करते रहते हैं कि कौन जो भी हमें अच्छा रेट देगा उसके साथ हम करेंगे। कैश अगर उसके पास है वो रखे, जाकर के हमारे बैंक अकाउंट में जमा कराए, हम यहाँ पे जमा नहीं होगा। पहले ना, तीसरी बात जो आपने बोली, हो सकता है कि रेट मार्केट से थोड़े कम हो, यहाँ पे कबाड़ी वाला ले रहा हूँ जैसा 3 रुपये जो मैं ये अभी मैं आपको पब्लिश रेट दिखा दूँ, मैं पब्लिश रेट दिखा दूंगा, और मार्केट में कैसे मिल रहा है, किसी जगह पे क्या मिल रहा है, वहाँ यहाँ क्या ले रहा है, अलग बात है। मैं आपसे एक सिंपल, मैंने कबाड़ी वाले को अगर कुछ ऑथराइजेशन दिया है, सपोज मैं मान के चलता हूँ 2 लाख रुपए कबाड़ी वाला मेरे को दे रहा है, एक एग्जांपल है आपको दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए कबाड़ी वाला, वो 2 लाख रुपए कहाँ जा रहा है, वो 2 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेशन की किटी में जा रहा है। रेवेन्यू जनरेशन की किटी क्या कर रही है, आपका कैम रिड्यूस कर रही है। जितना भी पैसा वो RWA को दे रहा है, वो पैसा विज़ कहाँ जा रहा है, रेजिडेंट की पॉकेट में। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है सर, कि मान लीजिए सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं, सिर्फ 50 लोग ही अखबार ले रहे हैं, ठीक है ना, राइट, तो दंड उन 50 लोगों को लग रहा है, जो बाकी 50 हैं उनको फ्री में उनका वो रेवेन्यू शेयर हो रहा है। देखिए यहाँ पर गड़बड़ है, मैं आपको बताऊं, नहीं सर, क्योंकि जो 40% का दंड है, 40% दंड मारता है, वो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। मैं उस चीज के लिए हमारे यहाँ ओपन है रेजिडेंट को कि अपना वेइंग मशीन से करा लें। 2 चीजें हैं, अपना वेइंग मशीन, हमने अपना वेइंग मशीन रखा हुआ है, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ कबाड़ी वाला 2 साल में 3 बार चेंज हो चुका है, क्योंकि हम हर 6-8 महीने में रिवीजन लाते हैं, और हम सबको ऑक्शन करते हैं कि जो भी बेस्ट होगा वो आएगा। प्लस रेट का रिवीजन भी हो रहा है हमारा, हर करीब 10 महीने में, 11 महीने में रेट का एक रिवीजन हो जा रहा है। तो आप ये पहला सोचिए, हम देखते हैं कि मार्केट के साथ कैसा चल रहा है, हमारे रेजिडेंट को कैसा मिल रहा है, उसके बेसिस पे हम उसको देते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर दंड पड़ रहा है, नहीं, बिल्कुल ऐसा हम नहीं चाह रहे हैं कि उनके ऊपर दंड पड़े। और रेट जो है वो, और आप सोचिए, दूसरा आप एक चीज़ देखिए, आप बोल रहे हो अगर आपको घर बैठे कोई फैसिलिटी मिल रही हो, और अगर आपको 5 पैसे में ज़्यादा मिल रही हो, तो आप लेना चाहोगे? प्रशांत जी, अगर आप उससे 7-8 लाख रुपए ना लेना, तब भी घर बैठे वो आपसे आप अखबार लेने आएगा। सर मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बहुत सारे कबाड़ी वाले यहाँ पे बात करी है, कोई भी कबाड़ी वाला इस तरह से कि अगर नॉर्मल आप उसे कॉल करो, कोई भी आना नहीं चाहता। यहाँ के रेजिडेंट, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर आप अलाउ करें तो वो जरूर लेने आएगा, क्योंकि कारण क्या है, जो 7-8 लाख रुपए उसको देने पड़ते हैं ना, वो उसके लिए बहुत पेनफुल नहीं, पहली बात तो जो आप शायद आप किसी अपनी सोसाइटी की बात करें, हमारे यहाँ इतना बड़ी सोसाइटी होगी, हमारे यहाँ इतना 7-8 लाख रुपए का तो कोई, वो बात दूसरी अखबार नहीं आता होगा हमारे यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ बहुत मिनिस्ट्रल होता है, अच्छा, 2-3 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि हमने उसको बहुत रिड्यूस करके, हम नहीं चाहते कि हम उससे रेवेन्यू जनरेट करें। हाँ, क्योंकि रेवेन्यू अगर उससे जनरेट कर रहे हैं तो वो प्रेशर डाल रहा है, क्या आते हैं, पब्लिक के ऊपर टाका मार कर डाल रहा है। सो देखिए मैं आपको बताऊं, वो रेजिडेंट्स को इंटेलिजेंट होना पड़ेगा अगर वो कर रहा है ऐसा कोई काम को। तो जैसे मेरे पास वेइंग स्केल है, जब भी हम न्यूज़पेपर बेचते हैं, हम अपना तोल के, हमें पता होता है कि इसका कितना है। जिनके पास नहीं है उनको तो दंड लगता है सर। हाँ। आप कुछ भी कर लीजिए, वो दंड लगता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और मैं जी ऐड करूँगा, जैसा कि आपने बोला ना कि बहुत सारे, अगर हम सबको ओपन कर देते हैं, कि हम किसी को रजिस्टर्ड नहीं करते कि कबाड़ी वाला रजिस्टर्ड है, अगर हम सभी को ओपन कर देते, अभी हमारे रेजिडेंट, बहुत सारे रेजिडेंट ऑलरेडी बोल रहे हैं कि बहुत सारे सिक्योरिटी इशू हैं, इतने सारे। नहीं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, अब मैं कह रहा हूँ उसको, उससे आप लमसम अमाउंट ना लें और आप उसको फ्री कर दें। हमने यही किया, जो हमारा जो मिनिमम अमाउंट है, जिससे कि हम उसका आने जाने का या उसका जो मैनेजमेंट का जो वो है उतना ही रखें, इससे ज़्यादा, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर अच्छी बात है अगर आपने मिनिमम, क्योंकि जैसे हमारी सोसाइटी में 8 लाख के करीब है, 7 से 8 लाख। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, अंतिम क्वेश्चन ही मेरे तरफ से अंतिम है, अगर आपने कुछ करना है कर सकते हैं हम, कि आप इस वक्त आपका इलेक्शन ड्यू हो चुका है आपका, तो आपकी कालातीत हो चुकी है बॉडी, क्योंकि अभी भी आप फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि आप किस बेस में, किस आधार में फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं आप। देखिए, कुछ तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए तो आपको लेना ही पड़ेगा, जो कोई सोसाइटी चलानी है।
तो सर मैं आपको बताऊंगा, हाँ मैं आपको देता हूँ सर। ये जो AOA बॉडी होती है ये परपेचुअल बॉडी है। परपेचुअल बॉडी का मतलब है कि हमेशा ड्राइवर सीट पे किसी ना किसी को बैठना है, नहीं तो वहाँ पे बिल्कुल ही प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो पहली बात तो हम कलातीत नहीं है, मैं उसका आपको वजह बताता हूँ क्यों कलातीत नहीं है। क्योंकि हम लोगों का पुराना इलेक्शन जब डिस्प्यूट में चला गया और वो डिस्प्यूट अभी तक आया नहीं है बाहर, उसका कोई सोल्यूशन बाहर नहीं आया है, तो जब तक अब वो डिस्प्यूट में रहेगा ये बॉडी, भाई देयर इज अ चांस कि ये बॉडी अप्रूव हो जाए, देयर इज अ चांस ये बॉडी अप्रूव ना हो, क्योंकि डीआर ने उसको डिस्प्यूट में डाला है। उसने ये पूरी तरह 100% नहीं कर दिया कि ये बॉडी है ही नहीं, उसने ये बोला है कि ये AOA बॉडी जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, तो SDM साहब इसका डिस्प्यूट का निस्तारण करें। तो वो अभी लूप में है, तो जब तक लूप में है तब तक तो उसका निस्तारण नहीं हुआ। तो कल को जवाब ये भी आ सकता है कि ये बॉडी ठीक है, और कल को ये बॉडी हो सकता है कि यार ये बॉडी में नहीं है। तो जब तक आ नहीं जाता तब तक आपके पास फुल पावर है, और वैसे भी आपके पास फुल पावर होती है क्योंकि जो केयर टेकर को रोज डिसीजन लेने हैं। उसको अगर वो आप पावर उससे ले लेंगे बिल्कुल, तो वो रोजमर्रा के डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो चला ही नहीं पाएगा, सोसाइटी रुक जाएगी। तो आपके पास तो एक लीगल एंगल इसमें आता है। मैं चाहूंगा कि ज्ञान सर उस पर डालें कि लीगली आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कालातीत में कभी भी डिक्लेरेशन होना चाहिए डीआर के यहाँ से, और कालातीत डिक्लेयर करते ही उसी ऑर्डर में डीआर लिखेगा कि इलेक्शन ऑफिसर ये अपॉइंटेड हैं जो इलेक्शन कराएंगे, या किसी को भी ऑथराइज करेगा इलेक्शन। बिल्कुल, ये नहीं होता है कि कालातीत डिक्लेयर हुए नहीं और वो कालातीत बन गए और कालातीत में ही कंटिन्यू करते रहे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कालातीत का कोई डिक्लेरेशन नहीं है। हमारा एप्लीकेशन अप्रूवल का अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है, अभी भी स्टिल पेंडिंग फॉर डिसीजन है। तो इसीलिए वो अभी जो बोर्ड कंटिन्यू कर रही है, सिंस फर्स्ट मीटिंग कर ली थी इलेक्शन के बाद, तो वही कंटिन्यू कर रही है। इसलिए उसी तो वैसे आपका टेन्योर कब खत्म हो गया था आपका? वो ऐसे 30 जून को 24 को इलेक्शन हुआ था, उस तरीके से देखिए तो 29 जून। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कितने महीने में सॉल्व हो जाएगा आपका? डीआर साहब को दिया हुआ भी है कि हमें क्लैरिटी दें, सो दैट कि आगे का कार्रवाई कैसे करना है। पे ही मैं आपको एक वो दिखाता हूँ रिक्वेस्ट। ओके, ये शायद आपने ऐसा इनिशिएटिव या ऐसी बॉडी पहली बार देखी होगी जो बॉडी खुद फॉलो अप भी कर रही है, डीआर को मेल भी कर रही है कि सर हमारा टेन्योर, अगर आप उसके बेसिस पे जाएंगे तो हमने आपको अपनी सिचुएशन सारी बता दी है, आप कृपया करके हमें इसका आगे का मैकेनिज्म बताइए और बताइए कि इलेक्शन कैसे होंगे, कैसे कंटिन्यू होंगे। और ये फॉलो अप मेल है, ये 29 जून का कर रखी है आपने। देखिए कब का है, 29 जून, मतलब ये फॉलो अप है। इससे पहले हम उनको 10-12 बात भी की, 10-12 जून को हमने उनको फॉर्मली लेटर भी लिखा। हमने बोला सर ये सिचुएशन है, आप बताइए कि हमारा टेन्योर जो है नज़दीक है, आप इस पर डिसीजन बताइए हम कैसे इसका इलेक्शन कर रहे हैं। फिर हमने फॉलो अप उनसे किया, उन्होंने कहा थोड़े दिन में फॉलोअप करना। हम उनको फॉलोअप किया कि सर ये देखिए हमारा ऑफिशियल है, पहली बॉडी ऐसी है जो बोली इलेक्शन कराइए। हम ये नहीं बोल रहे कि इलेक्शन नहीं कराइए, लेकिन चूंकि डीआर भी इस चीज़ को समझते हैं कि ये अभी लीगली वहाँ से डिसीजन आना बाकी है, तो शायद इसी वजह से हम अभी तक उस इलेक्शन में नहीं करा पा रहे हैं। और हम आप जैसा कि सर ने बताया कि ये परपेचुअल बॉडी है, तो जब तक वो डिसीजन नहीं लेंगे तो हमें एक तरीके से बस हम इसको चला रहे हैं। इलेक्शन कराने से जो डिस्प्यूट पहले इलेक्शन में हुआ वो सेम इसमें भी क्रिएट हो जाएगा, वो क्योंकि वो आगे का बढ़ जाएगा। के ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट करने का कहीं का हम चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन हो लीगली वैलिड हो और आगे वो बॉडी कंटिन्यू करे, मतलब कुछ उसका सोल्यूशन निकल जाए इस बार, उसको वो क्या दोबारा से रिपीट ना हो। देखिए जितने भी हमारे जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन थे
जो भी मैंने पॉइंट रेज किए थे, हालांकि वर्तमान जो प्रबंधन है उनको काफ़ी बुरा लगा था कि आपने हमसे नहीं पूछा, एक बार हमारा भी पक्ष लेना चाहिए था। बिल्कुल जायज़ कह रहे थे, इस चीज़ को मैं मानता हूं कि दूसरा पक्ष लेना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि मैं दूसरे पक्ष जो वर्तमान प्रबंधन से पक्ष ले सकूं। देखिए, समस्याएं सभी सोसाइटी में होती हैं, उनके समाधान भी होते हैं। सोसाइटी का पर्पज़ ये होता है कि सब साथ मिलकर रहें, पर इस बार हम किसी द्वेष के कारण कुछ समस्याएं अपने आप उत्पन्न कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंशा और उद्देश्य हमारा बहुत स्पष्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। समाज चलता रहेगा, समाधान भी चलता रहेगा। ये कोई अंतिम वीडियो नहीं है, यहाँ बैठकर हमने बना ली। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या आपको लगता है कि आप मुझे बुलाएं, चीज़ें क्लियर करें, अगर देखिए ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ख़ासतौर से उस चीज़ को मैं यहाँ पर मैं इस प्रबंधन को अप्रिशिएट करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि यहाँ पर जो आपका जो मेंटेनेंस है, ये आप खुद चलाते हैं कि आपके मेंटेनेंस हो गया, आपका डीजी सेट हो गया, तो ये खुद चलाते हैं आप कि बाहर से वेंडर ले रखे हैं आपने? हाँ, ये बड़ा ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मेरे यहाँ कमी लगती है। हाँ, तो मैंने कहा मैं आया हूँ तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊं कि क्या है आपका? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। कुछ समय पहले तक जैसा कि बाकी सोसाइटीज करती हैं कि हम वेंडर रखते हैं, हाँ, ज़्यादातर वेंडर लगती हैं सर, सभी सर्विसेज के लिए हम वेंडर रखते हैं और वो वेंडर के जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो आकर के हमारी सर्विसेज को चलाते हैं। उससे हमने ये शुरुआत में किया, जब हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ तो हमें लगा कि अगर हम इन सारे चीज़ों को खुद से चलाएं, सारे जितने भी सर्विसेज के कर्मचारी हैं वो एओ के पेरोल पे रहें, तो उससे दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि जो अभी हम अपनी सर्विसेज पे जीएसटी दे रहे हैं वो जीएसटी हमको नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि हमको सिर्फ एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो देनी पड़ेगी। दूसरा फ़ायदा एक ये है कि जो भी एम्प्लॉय हैं हमने रखे हुए हैं, उनके जो भी स्टैच्यूटरी कंप्लायंस हैं, जब आरडब्ल्यूए बोर्ड उसको चलाएगी तो उसके स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस 100% होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं पीएफ दे रहा हूं तो मेरे पीएफ सभी एम्प्लॉइज को बराबर जाएंगे, ऐसा शोषण नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसी वजह से इस इनिशिएटिव की वजह से जो हम पहले अपनी सर्विसेज देते थे और आज जब हमने अपने पेरोल पे रखे हुए हैं, हमने कैम रिड्यूस कर दिया है ₹2.30 से 35 पैसे से ₹1.95। अच्छा, जो आप कह रहे हैं जो रेवेन्यू 85 पैसे। अच्छा, जो रेवेन्यू अच्छा, आपने यहाँ भी फायदा हुआ आपको, जो आपने वेंडर नहीं रखे वहाँ से भी आपको फायदा हुआ, आपका जीएसटी बच गया, ठीक है ना। और आप अभी क्या जो दूसरा, अच्छा इस चीज़ का आपने बेनिफिट रिवर्स किया अपने क्या कहते हैं अपने स्थानीय निवासियों को? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, उस बेनिफिट की वजह से जो पहले हमारा कैम ₹2.35 लगता था, आज हम ₹1.85 ले रहे हैं। अच्छा, आप समझिए कितना फायदा हुआ रेजिडेंट को, पैसा घटा और लेजिटिमेट है, और ये लेजिटिमेट। और हमने ये कैलकुलेशन की तो हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन जो आप बात कर रहे हैं वो प्लस ये इनिशिएटिव, दोनों इनिशिएटिव ने रेजिडेंट को इतना बड़ा फायदा दिया। अच्छा, इसमें मैं एक बात करूँ, मेरे को याद आ गया कि ये स्थानीय निवासियों का ये भी कहना है कि इसमें भी आपकी कोई चाल है कि ₹2.35 से करें 1.85 कर दिया कि आपका जो जीएसटी वो कम लगे, या इस तरह का भी कुछ है क्या? नहीं, ये देखिए, ये बहुत ही जैसे कई बार होता है कि बड़ी सोसाइटी उसको तो अगर तोड़ लेते हैं हम लोग, तो कम लगता होता ना, जैसे नहीं सर, ऐसा यहाँ कुछ कैसे चलेगा? ऐसा यहाँ कुछ नहीं। अगर कोई ये सोच रहा है, ये वाला पार्ट देखेंगे। हाँ, नहीं मतलब ये एक क्वेश्चन आया कि भाई अगर इस कारण कम किया गया। नहीं, ये बहुत ही गलत है। आप देखिए, जो सर्विसेज के लिए हमारे एम्प्लॉय जितने थे वही एम्प्लॉय उससे ज़्यादा हमने बढ़ा के रखे हुए हैं। तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि जो पहले एम्प्लॉय हमने रखे हुए हैं अगर उतने ही रखे या उससे ज़्यादा बढ़ा के रखे, लेकिन मैं पैसे कम कर ले रहा हूँ? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और ये जो कैलकुलेशन है ये एसजीएम में, अभी जो लेटेस्ट एसजीएम हुई है, वो कह रहे हैं जीएसटी चोरी करने के लिए ये आपने प्रावधान किया। बिल्कुल गलत बात। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ सर, इसको जीएसटी चोरी नहीं बोलते। जीएसटी वाले ये प्रावधान है कि अगर कल को आप एम्प्लॉय अपने पास रखते हो तो आप उसकी सैलरी आप देंगे, उसका पीएफ आप देंगे,
ESI आप देंगे, यही चीज आप वेंडर पे डालेंगे, वेंडर कहेगा मेरी इन्वेस्टमेंट लग रही है तो मैं उसके ऊपर GST लूंगा, मैं उसके ऊपर GST लूंगा और सब करेंगे। तो आज मतलब ये वेंडर बेकार का भ्रम फैला हुआ है, ये ओपनली अवेलेबल है। बहुत सारी सोसाइटीज ने पार्शियल, बहुत सारी सोसाइटीज ने फुल्ली। जब हम डिफरेंट सोसाइटीज में जाते हैं सर देखने के लिए तो हमें वहां से पता चलता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अध्ययन हमने अपनी सोसाइटी के लिए किया। मैं आपको बताऊं, मैं जब आया यहाँ पर तो मुझे आपकी सोसाइटी में बड़ी पॉजिटिविटी लगी। एक तो ये लगा आपका पॉजिटिविटी के अंदर कि आप अपनी सारी चीज़ें गेट में उपलब्ध करा रखी हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं भूल गया था, कॉन्ट्रैक्ट आपने इसमें नहीं डाल रखे, उपलब्ध नहीं करा रखे, ऐसा क्यों? लोग कह रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाइए आप। देखिए अब बीच बीच में क्वेश्चन मुझे याद आ जाते हैं। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं दुबे जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि यही जो आपने बोला है, संवाद से ही समाधान मिलता है। आप जैसे ही जब कोई कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं तो उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कॉमर्शियल क्लॉज होते हैं और कुछ क्लॉज ऐसे होते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो उस पीरियड में नॉन कॉम्पिटिटिव क्लॉज होते हैं कि भाई ये अभी आप अगर आप डिस्क्लोजर करेंगे तो कॉम्पिटिटर के साथ में वो जब तक चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुए, चाहे वो DG का हो, चाहे वो CCTV का हो या हमारा लिफ्ट्स का हो, हमने, आप अगर ग्रुप में सर्च करेंगे तो हमने तो बहुत बार इस चीज़ को, उनके कह हमारे काम में क्या है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, सब कुछ वेंडर चला गया, तो हमारे किस काम का रहा वो? सर आप यही तो समझना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी रेजिडेंट को किसी भी समय पे हमने मना नहीं किया कि आप ऑफिस में आकर के वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देख सकते, लेकिन कुछ उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आपने कभी किसी भी डिपार्टमेंट के किसी कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिक फोरम पे देखा है? मैं थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई करूँगा, मैं थोड़ा से देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ है, एक अनुबंध है और दो पार्टी के बीच में होता है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट देखना है तो आप आ सकते हैं प्रबंधन में। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, हालांकि मैं यहाँ के प्रबंधन की बात कर रहा हूँ कि देख सकते हैं। कहीं दूसरी सोसाइटी में जाएंगे तो आजकल ऐसा दिखाते भी नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कोई आएगा तो आप दिखाएंगे उसको। हमने लोगों को इनवाइट किया हुआ है, आप यहाँ पर आइए और देखिए, पढ़िए। आप हमने अनाउंस किया, यहाँ तक किया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट भी देखिए, आप कोई इंस्पेक्शन भी करना है, जो काम हो रहा है उसका चल के हम आपको लिफ्ट का भी दिखाते हैं। लोग बाग, कुछ लोग ऐसे बोलने वाले हैं कि सिर्फ पेंट हुआ, हम बोल रहे हैं लिफ्ट रूम पे जाइए, हम सब मशीन भी दिखाएंगे। दुबे जी एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, बस फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। हाँ, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊं, जो जैसे आप समाज की बात कर रहे थे, तो समाज में एक मतलब सबसे बड़ी अप्रोच होती है एक पॉजिटिविटी की। यहाँ पे कई लोगों को जब ये लगता है कि यार नहीं, अब हम कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब हम तो कुछ ना कुछ करके रहेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो कई कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐसे हैं, जैसे लिफ्ट का बहुत बड़ा करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट था, सवा करोड़ के आसपास का, वो रेजिडेंट को बुला के सामने साइन किया गया है। कम से कम वहाँ 30 से 35 रेजिडेंट अवेलेबल थे, उनके सामने पूरा प्रेजेंटेशन करके फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, आज आप मान लीजिए आप AOA बोर्ड में हैं, आप एक कदम बढ़ाए नहीं, आपको 5 क्वेश्चन पूछ लें तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गवर्नेंस के रूल्स जो हैं वो फॉलो करेंगे और हर गवर्नमेंट करती है वो। तो डिस्क्लोजर है, पूरा डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर 100% है। वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लॉजेस हैं नॉन ब्राइबरी की, कि भैया आपने कोई ब्राइब ली नहीं ना दी, राइट। तो वो पूरी क्लॉजेस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट सील किया गया है, थैंक्स टू हमारे। खैर अगर वो होगा भी तो डिस्क्लोज नहीं करेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बात बिल्कुल सच्ची है, जो कि ज़्यादातर AO वाले जो है वो इस बात से नहीं करते, एक भी पैसे का लेन देन कहीं पे हुआ नहीं। ठीक है आपकी बात संजीव जी, मैं मान रहा हूँ आपकी बात है, लेकिन आप ये समझिए, जब हम बोलते हैं नो कैश, जब हम इस बात को लेके चलते हैं कि हम कैश ही नहीं लेंगे किसी से, जो भी पैसा आएगा अकाउंट में, मैं इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। देखिए, इसका मतलब आप एक जो बड़ा लेवल ऑफ करप्शन होता है वो वैसे ही ब्रेक कर देते हो। मैं देखिए, करप्शन उस आपका वहाँ पर खत्म हो जाता है जब आप नंबर ऑफ वेंडर्स को
स्कोप ही कम कर दिया। जैसे मेंटेनेंस हो गया वो आपने ख़त्म कर दिया, वेंडर ख़त्म हो गया, डीजी सेट हुआ वो ख़त्म हो गया, और सबसे ज़्यादा जो लीकेज है जहाँ से पैसा खाया जाता है वो सिक्योरिटी का है, उससे सबसे मोटा पैसा खाया जाता है। इसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग जब नए आए तो हमने पुराने वेंडर को कंटिन्यू किया, तो हमने उनको बिठा के बोला कि भाई साहब यहाँ पे जो ये 10 के लोग आए हैं इन्होंने एक पैसे का भी आपसे कोई फ़ायदा नहीं लेना है, आप हमें बताएं आप हमें कितना कम कर सकते हैं, अगर हम आपको कंटिन्यू करते हैं नहीं तो हम डिसकंटिन्यू करेंगे। उन्होंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक झटके में शायद 70 या 80 हज़ार रुपया उन्होंने कम कर दिया अगले सारे बिलों में। कितने हमने अभी हमने अपने रोल्स पे लिया है, तब तक तो वेंडर ही काम कर रहा था, वेंडर ने हमें 80,000 कम करके हर महीने का बिल रेज किया। बिल्कुल। तो अब आप समझ सकते हैं बाकी, क्योंकि सिक्योरिटी वाले में बहुत खाया जाता है, बहुत लीकेज है सिक्योरिटी वाले में। हम ये दुबे जी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ क्या हो रहा है, लेकिन आपको एक प्रेसिडेंट बिल्कुल दूसरा प्रेसिडेंट मैं आपको दे रहा हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, शायद ये हम सारे रेजिडेंट को बुला के ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही मत देखिए, आप पूरा प्रोसेस देखिए। हमने सारे कॉन्ट्रैक्ट को इनवाइट किया, टेंडर इनवाइट किया, सारी प्रोसेस। प्रशांत जी आपका कोई नहीं देखने में इंटरेस्टेड, बहुत बता रहा हूँ, नहीं सब मना कर देते हैं। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन सभी करते हैं। मैं जब बोलता हूँ कि मैंने टेंडर, मैं कह रहा हूँ ना, आप देखिए एक बात कह रहा हूँ, जितनी भी सोसाइटी में खाने पीने वाले हैं, देखिए टसल तभी हो रही है जब खाने पीने वाले ज़्यादा हैं, बदनाम हो चुका है, वो बदनाम हो चुका है। मैं बहुत क्लियर से बात बताऊं मैं आपको, तो उसी नज़र से आपको भी वो लोग देखते हैं सभी चीज़ें। ये सबसे बड़ी समस्या ये है। हाँ, तो सारे बड़े प्रोसेस चलते हैं, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं वो लोग। अब देखिए इसका अभी के जो स्थिति है, सब हर एक एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसा जा रहा है। नहीं, मैंने बड़ी अच्छी चीज देखी, और मैं ज्ञान जी बताऊं, मैं आपसे टाइम लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो मेरी सोसाइटी में भी आए और देखा जाए कि किस तरह जो जीएसटी है वो सेव होता है। मेरी सोसाइटी में हर चीज वेंडर को दे रखी है, आप समझिए। मतलब जो प्रबंधन, जो मेरे यहाँ प्रबंधन है, मुझे लगता कि वो उसका पर्पस सेवा करना है। और मैं बहुत खुलकर बोल रहा हूँ, ये वीडियो वहाँ भी फ्लोट हो गई वो, कि अगर ये सब सेवा करना अगर उसका उद्देश्य होता तो वो कुछ उसमें काम करता है, जैसे आप लोगों ने काम किया है, अपने अंडर हर चीज़ ले ली है। अच्छा, मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर था संजीव जी, आज जो आपने बोला, देखिए कॉन्टैक्ट अगर आपने देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर, वो चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि जी मैं यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहा, घर में आराम से पढ़ूंगा, बिल्कुल उसका भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन मंशा और आपकी मंशा बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैं भी कॉन्टैक्ट लेता हूं सब जगह से, और इवन मैं सरकारी वहां से भी लेता हूं, आरटीए डालकर लेता हूं, लेकिन उसको मैं ओपन नहीं करता। मैं इतनी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं, इतना मैं अपना समझता हूं कि जहां से मैंने कॉन्टैक्ट लिया है मुझे उसको ओपन नहीं करना, मुझे ये नहीं शो करना कि जी मेरे पास क्या आते हैं कॉन्टैक्ट है और देखो मैं कितनी बहादुरी का काम है, मैं कॉन्टैक्ट से ले आया। अगर मेरे इस चैनल की इनिशियल वीडियोस देखें तो मेरे हाथ में सारे कॉन्टैक्ट आपको मिलेंगे, लेकिन मैं उनसे चीज़ें जो मोटी मोटी चीज़ें वो पढ़कर बता रहा हूँ, जी इस कॉन्टैक्ट में इतना अमाउंट लिखा है, ये हुआ है, ये नहीं किया, ये नहीं किया। लेकिन मैंने आज तक उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पूरा पीडीएफ नहीं डाली, क्योंकि मैं अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हूँ अच्छी तरीके से। तो अगर आपने कॉन्टैक्ट अगर लेना है या पढ़ना है तो उस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लीजिए, आपको मिलेगा। मंशा सही होगी तो आपके साथ हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिविटी, सकारात्मक ही चीज़ होगी। देखिए मैंने जितने शायद आपको उस दिन की वीडियो से शायद जो आपको ठेस पहुंची होगी, हालांकि मैं आज भी उन शब्दों को वापस नहीं ले रहा हूं, मैंने बहुत कॉमन उकरा था मैंने, ठीक है ना। आज आपने अपनी बात रख दी, आपने और भी कुछ रखना है, उस दिन का गिला है तो रख दीजिए, क्योंकि कारण क्या है, अब मैं फिर बोलूँगा, संवाद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप मुझे किसी भी समस्या के लिए अगर अभी भी संतुष्ट नहीं है या कोई सवाल है तो आप मुझे बुला सकते हैं, संडे को दोबारा से होगा और आपकी फिर मैं बात को वीडियो के माध्यम से, अब मैं दोनों पक्ष को जान चुका हूं मैं, और दोनों पक्ष मुझे भी जान चुके हैं, मेरे नेचर को भी जान चुके हैं, तो मैं आपकी बात वहां पहुंचाऊंगा, लेकिन सकारात्मक तरीके से। कोई द्वेष भी नहीं होना चाहिए, कोई उसके अंदर कंपटीशन नहीं होना चाहिए,
पक्ष विपक्ष का नहीं होना चाहिए, एक स्थानीय निवासी के तौर में होना चाहिए। संजीव जी, मैं बंद करने जा रहा हूँ, कोई आपको शिकायत है मुझसे? देखिए, आपसे शिकायत यही थी कि उस दिन आप एक पक्ष को सुन के चले गए, और जब आपने बोला वहाँ पे, और देखिए जो ईमानदार होता है ना, उसे एक जो कोई भी गलत शब्द का प्रयोग बहुत ठेस पहुँचाता है। तो जब आप बोलेंगे कि भाई ये मक्कार हैं और इन्होंने पैसा खा लिया है और ये कर लिया है, तो चलिए मैं आज मक्कार जो मैंने वर्ड बोला, मैं मक्कार वर्ड जो मैंने यूज़ किया, मैंने गलत तरीके से यूज़ किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई जितनी चीज़ें रखी गई, जितनी चीज़ें आपने क्वेश्चन किए, वो मैंने प्रबंधन के सामने रखा, और बहुत ही प्रबंधन ने मुझे बहुत ही शालीनता के साथ, मैं परसों आया था यहाँ पर, और परसों भी वीडियो बनी थी, लेकिन कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको मैं एयर नहीं कर पाया, तो आज दोबारा बनानी पड़ी है मुझे। तो उस दिन भी किया, तो प्रबंधन ने मतलब जब बुलाया, एग्रेसिव नहीं हुआ कि आपने जी ऐसे शब्द बोले, हमें ठेस पहुंची, मतलब थोड़ा उनको दुख पूरा था, लेकिन मेरे साथ उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही आराम से बात की, हर चीज़ को उन्होंने दिखाया, मुझे सारे कॉन्टेक्ट दिखाए। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं क्षमा चाहता हूँ दोबारा अच्छे से, जो मैंने मक्कारी वर्ड यूज़ किया और बेईमान यूज़ कर दिया होगा, मैंने निकल जाता है कई बार फ्लो में, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि संवाद हमारा चलता रहे और समाधान भी होता रहे, एक प्यार के साथ, मनभेद नहीं होना चाहिए विचारों में। तो हाँ, विचारों में कोई बात नहीं, चलता है वो घर में भी चलता है, वो बच्चों से भी चलता है, पूरे परिवार में चलता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। थोड़ी बार लड़ाई के बाद हम फिर बातचीत करने लगते हैं, इस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए आज के लिए। सर देखिए, इसमें जैसे जो आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बोली है कि अब अगर हम लोगों ने कोई चीज़ की है, मान लीजिए जीएसटी को लेके समझाया है, मतलब 99% लोग समझ चुके हैं, और 1% लोग जो हैं, जो विवाद ही बनाना चाहते हैं चीज़ का, आप उनको नहीं रोक सकते। यू कांट सेटिस्फाई 100% ऑफ द एनीबडी। आप एम्प्लॉयर हो, आप एम्प्लॉइज को 100% नहीं सेटिस्फाई कर सकते, लेकिन एक जो स्पिरिट है, जो गाइडिंग फोर्स है, वो है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। यही सोच के हम लोग आए थे। आज भी वो स्पिरिट बरकरार है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, उसमें जो छुपा हुआ हित है, वो पूरी की पूरी सोसाइटी का हित है। बिल्कुल, उसमें वो भी लोग शामिल हैं जो लोग आज हमें अपोज कर रहे हैं। दुबे जी, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे डेटा, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, फाइनेंशियल डेटा जो मैंने अभी भी आपको दिखाया था कैपेक्स का, हम कैपेक्स का भी सारा पूरा डिटेल अपने ग्रुप पे डालते हैं। इसमें देखेंगे तो 98.7% लोगों ने जो हैं वो कंप्लाइंट हैं। उन्होंने बोला, इसका भी जवाब है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने डर के मारे दिया है कि आप बिजली ना काट दें उनके। आज के समय में आज के समय में आप मुझे बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी से डर के कोई काम करेगा? पहला वो, दूसरा, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगी होगी। नहीं, मैं प्रशांत जी को कर दूं। मैं कारण क्या है, अब मैं नया जो सिनारियो चल रहा है उसमें बात कर रहा हूँ। जो हाउस टैक्स है, वो उसका जो प्रस्ताव तो निरस्त हो चुका है, हाँ, ठीक है ना, लेकिन आज भी लोग डर कर कि 31 जुलाई निकल जाएगा, हमको 20% रिबेट नहीं मिलेगा, आज भी डर के मारे वो जमा करा रहे हैं। वो तो डर तो गवर्नमेंट डर तो लगा ही हुआ है। सर देखिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी और जो एक हमारी सोसाइटी होती है, आप अगर ऐसा डर होता तो आप देखिए हमारे यहाँ कितने सारे लोगों ने डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेंट दी है। आज देखिए, मैं आज ही निकाल के लाया हूँ ये लिफ्ट के सर्टिफिकेट, और उसके लिए विद्युत, ये देखिए हमारे तो ये सर्टिफिकेट कल आप मतलब लोगों के पास पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे? ये सभी लिफ्ट में लगे हुए हैं। अच्छा, लगे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं हमारे लोग, वहाँ लिफ्ट में ये चीज लगा रहे होंगे। आप समझिए। अच्छा, आज ही आया आपके पास? आप सोचिए, हम तो आगे होकर के पहले ही सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। तो जब मैं बोलता हूँ 98 या 99% लोग जो हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या इस चीज के साथ हैं, तो आप समझना चाहिए। आप सोचिए 17-20 लोग जो हैं, कुछ मिला करके 17-20 लोग हैं, वो जा करके इस चीज को उठा रहे हैं। आप देखिए, इसमें दुबे जी जो बोल रहे हैं ना कि जबरदस्ती पैसे ले रहे हैं, देखिए हर एक कानून में ना एक प्रावधान होता है कि अगर आपको किसी से भी रिसीव करना पैसा, तो उसके लिए स्टेप्स है। बिल्कुल। जैसे पेनल्टी लगाना, हमने पेनल्टी लगाया क्यों? जब 15 अगस्त को फर्स्ट SGM हुआ,
हाँ, 1 महीने पहले जो हैंड ओवर लिया गया, 1 लाख रुपए बैंक में और 1.5 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। आप अगर उसी हिसाब से चलते तो आज कोई पैसा नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पैसा ही रेजिडेंट 1.25 महीना तक, सितंबर 24 में, अक्टूबर 24 से कैंप बढ़ा, 1.25 साल कोई बढ़ोतरी नहीं, 1 रुपये 30 पैसे पे ही चली। तो उसी पेनल्टी के कारण रिकवरी हुई, और तब ये पेनल्टी लगाने का कोई एक डिसिप्लिन बना मेंटेन रहता है, करने का मकसद नहीं था। हाँ, बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करने का। आज हम कहते हैं सब लोग 100% दें, किसी को पेनल्टी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम जबरदस्ती नहीं लगा रहे। हाँ। उसी तरह एक्ट में दूसरा प्रावधान है कि 6 महीने तक अगर कोई नहीं देता है तो बोर्ड के पास पावर है सप्लाई, एसेंशियल सप्लाई सर्विसेज को कटेल करने का। तो जो RWA अपने खर्चे से कोई सुविधा प्रदान कर रही है रेजिडेंट को, उसको कट कर सकती है। तो उसके तहत हमने DG बैकअप भी कटा, जिसके लिए अप्रूवल GBM में लिया गया था, वो GBM के अप्रूवल के तहत ही है। अब उसी तरह एक्ट में एक और तीसरा और बड़ा प्रावधान है कि अगर कोई 1 साल से नहीं दिया है कोई, तो उसके लिए आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो कि नोटिस जारी कर सकता है कि एज लैंड रेवेन्यू रिकवरी करने के लिए। मतलब जो कुर्की जब्ती वाला होता है वो मतलब प्रोसेस फॉलो करे। इसको तो कानून जो भी कानून में भी रिकवरी को सख्ती के लिए दिया गया। क्यों दिया गया? RWA में बोर्ड मेंबर अपने कंट्रीब्यूशन से नहीं चला रही है, बोर्ड मेंबर रेजिडेंट के ही जो कैम आना है उससे चला रही है। यहाँ कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आप बिजनेस प्लेटफॉर्म पे रहते हैं ना, तो अगर कोई रिकवरी नहीं हो पा रही है तो उससे बिजनेस तक डूब जाती है। यहाँ डूबने नहीं दिया जा सकता RWA को, क्योंकि यहाँ के रोजमर्रे के जो खर्चे हैं उसी पैसे से बिल्कुल आने। तो सख्ती रखना पड़ेगा। अगर कल को 1.5 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग था तो ये गलत था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबकी भागीदारी आज के डेट में आप मान लीजिए वो 1.5 करोड़ में 7-8 लाख ही रुपया रह गया है आना। तो ये चीज अचीवमेंट हुआ, तो उससे लोगों को ही फायदा हुआ कि 1.25 साल कोई काम नहीं पड़ा। इसके एक चीज़ और बहुत है सर, एक्ट की बात कर रहे हैं। एक्ट में एक प्रावधान है कि आप सेल पे 0.5% सिंकिंग फंड में डालेंगे, और सिंकिंग फंड यूज़ करने का अप्रूवल आप SGM में लेंगे। आप पिछले 2016 से 2023 तक का रिकॉर्ड देखें तो 0.5% तो आया है, 0.5% तो आया है। 98 लाख रुपीस आया है, और वो पैसा आपने रूटीन ऑपरेशंस में खर्च कर दिया। अगर ये तो कई सोसाइटीज की प्रॉब्लम है। तो बिल्डर को जो रिसीव करना था उसका भी 1.25 करोड़ आया। अच्छा। हाँ। वो तो अगर आप देखिए हिसाब, जब बिल्डर से होता तो उसको जो सिंकिंग फंड देना उसमें एडजस्ट करता, कोई भी 10 रुपए नहीं छोड़ता आज के। हाँ, बिल्कुल। तो वो भी एक तरीके से सिंकिंग फंड का ही था कि जो हमें वो भी पैसा नहीं है। अच्छा। करीबन 2.25 करोड़ रुपया सफाया, 1 लाख रुपया बैंक में बैलेंस मिला। कोई फिक्स डिपॉजिट, मतलब ये सब्सिडी देते चले गए सोसाइटी को। अब सर इमरजेंसी काम कर रही थी, इन्होंने उसके जो हमारे रूम्स थे वो बंद कर दिए, और बिल्डर ने जाके केस कर दिया उस एजेंसी के साथ में। आज हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में जाके हमने उससे बात की है कि यार आप क्यों इसमें पढ़ रहे हो। बिल्डर के साथ लड़ाई तो हमारी बनती है, लेकिन आप क्यों हैं? वो उसने कहा कि सर मेरे को मेरा सामान उठाने दो। आज वो आया है, उसने अपना सामान उठाया है, और वो सामान उठा के जो भी मिला उसे, अब आज उसकी भी कई शिकायतें कि सर मेरा बहुत सारा सामान मिल नहीं रहा, क्योंकि वो दरवाजे तो सील थे। तो जब वो खोले गए अंडर कैमरा, अंडर पुलिस, तो वहाँ पे कई सारा सामान नहीं उनका मिला। वो आज वो चिंतित है कि सर वो मेरा सामान कहाँ गया। तो मतलब इतने सारे गैप्स के साथ आपने काम किया हुआ है, और हम लोगों ने कैसे करके इसको स्ट्रीमलाइन करके, अब ये जरूर है कि जो भी अगली AOA आएगी उनके लिए आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अगर अभी भी आपकी भी किसी की संतुष्टि ना हुई हो, या अभी भी कोई नए क्वेश्चन आ रहे हों,
तो संवाद के लिए रास्ता खुला हुआ है, मेरे ख्याल से खुला है संवाद का रास्ता। अगर कोई मान लीजिए मेरे साथ अप्रोच करता है कि जी आपके साथ चलकर कोई चीज़ देखनी है या कंसेप्ट समझना है जीएसटी का जो आपने बताया, तो आप उसका समाधान करेंगे बैठाकर आराम से? 100% प्यार से समझाएंगे ना? इसी पे दुबे जी आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने जो समाधान की बात करी है, हम कम से कम 2 से 3 बार बहुत ही डिटेल वे में हमारी गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं। जीएसटी के लिए हमने पहले कपेक्स के लिए गाइडलाइंस जारी करी थी पूरा, कि हमने क्या क्या राइटअप है अलग से पूरा वाइट पेपर की तरह से। इसी तरह से जीएसटी का हमने जब कंसल्टेंट बुलाया, उसकी गाइडलाइंस, उसके वाइट पेपर, वो हमने रेजिडेंट के साथ शेयर किया। तो ऐसा नहीं कि कुछ हम अपने पास रखते हैं, हम ये मान के चलते हैं अगर हमने कुछ किया है रेजिडेंट को हमें वो बताना ये हमारा फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद भी अगर किसी, और हमने ये इनवाइट किया था रेजिडेंट को, इसके बाद भी अगर किसी को कुछ रह जाता तो वो आए, सामने बैठें, डिस्कस करें, हम उनका पूरी जितनी हमारे पास कैपेसिटी है, जो हमारे पास डेटा है, उसके हिसाब से हम उनका जवाब देंगे। तो ये रास्ता हमेशा ओपन है। और हम तो हर बार बोलते हैं रेजिडेंट को कि आप किसी भी बोर्ड मेंबर से आप अपना टाइम फिक्स करिए, ऑफिस में आइए, जो भी आपकी क्वेरी है पूछिए। और ये पहली बार ऐसा है कि हमारे प्रेसिडेंट सर तो मोस्टली टाइम ऑफिस में मिलते हैं दिन में। अच्छा। तो कोई भी आ सकता है, उनसे मिल सकता है, उनसे डिटेल लेकर के जा सकता है। पर ये चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब आपके पास हक आता है उसके साथ साथ जिम्मेवारी भी आती है। बिल्कुल राइट। तो अगर आपके पास ये राइट आया कि आप हमारे पास आ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन अब आप ये बताइए कि ये तो एक अगर आप वहाँ 1-2 जने हैं ऐसे जिनकी आपको किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, आप हर डिपार्टमेंट में आप उनकी कंप्लेंट पाएंगे। तो अब इससे क्या आपकी मंशा है वो समझ में नहीं लग रहा हमें कि भाई आप चाहते क्या हैं। आप जीएसटी पे सुन के सेटिस्फाई होना चाहते हैं, आउटसाइड कंसल्टेंट को हमने हायर करके उसका भी व्यू ले लिया कि हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट ने हमें बुलाया, हमने उन्हें भी दिखा दिया कि सर हमने ऐसा किया, दे कौन सेटिस्फाइड। तो आपकी मंशा क्या थी कि जीएसटी डिपार्टमेंट में जाएं, वाटर डिपार्टमेंट में जाएं। ये जो अभी आपके पास आप पूरा 1 साल पहले की बात कर लें, हम लोग जब इलेक्शन होने वाला था, आपको डेली न्यूज़पेपर में, आप जर्नलिस्ट हैं, एक भाई साहब हमारे वहाँ पे बड़े प्यारे नहीं मैं जर्नलिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत इतना मतलब मिसयूज किया उन्होंने। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। वो बात दूसरा है कि सामाजिक कार्यकर्ता मैं डिफरेंट तरह से आ गया हूँ, एक तरह से पत्रकार के रूप में आया हूँ मैं। और मैं कोई किसी तरह की पेमेंट नहीं लेता हूँ मैं, और मैं बहुत बनूँ, मैं जर्नलिस्ट, मुझे बहुत बार बोलते हैं पत्रकार, और मैं इतना परेशान हो गया कि कहते हैं जो मेरी कॉल आएगी ना उसे पत्रकार लिखा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से जितने पॉलिटिशियन है बड़े स्मूथली बात कर रहे हैं, तो मैंने पूछा क्या जी पत्रकार लिखा है, तो कल मैंने मॉडिफाई किया उसको अपने उसमें, पत्रकार हटाया मैंने वहाँ से। तो मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं सामाजिक सेवक हूँ मैं। बस मुझे मजबूरी में कैमरा उठाना पड़ा कि मैं लोगों की समस्या एक प्लेटफॉर्म दूँ संवाद करने का, जिस चीज़ का गैप रहता है। तो आज की आप उनके लिए क्या बोलेंगे सर? आप ऐसे जो कुछ लोग हैं जो कि चाहते नहीं हैं कि डेवलपमेंट हो। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर किसी की समस्या है वो भी आपके पास आएँ और दोबारा रखें, और दोबारा आप उनको कंसिडर कीजिए, और मतलब भाईचारे के नाते उनको भी क्लियर कीजिए। वो बात अगर हमारी मंशा, और मैं फिर एक वर्ड बार बार यूज़ करता हूँ, मंशा और मेरा उद्देश्य अगर ये बहुत क्लीन है, प्योर है, तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो और क्लीन नहीं है तो वो तो हमेशा चलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।